ठीक है, गुड मॉर्निंग यार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ओके बेटा, जेनेट और विनीश बाकी लोगों को बोलते हैं जल्दी से ऑनलाइन ओपन करने। ओके वेल, बाकी लोग कहाँ पे हैं बेटा? बाकी लोगों को बोलते हैं जल्दी से ऑनलाइन हो जाए। ओके वेल, ओके वालेकुम अस्सलाम बेटा, होप सो यू विल बी फाइन। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे रिलेटेड टू हार्ट फेलियर, जिसमें हमने हार्ट फेलियर को डिफाइन किया था, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को डिफाइन किया था, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और हार्ट फेलियर के अंदर क्या डिफरेंस है ये डिस्कस किया था। एंड इंस्टेड ऑफ दैट हमने नेहा और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन AHA की क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। वेल, तो व्हाट इज हार्ट फेलियर? कैन एनीबॉडी डिफाइन हार्ट फेलियर क्या है? मेरी एक्सपीरियंस नेचुरली होना चाहिए ये ना। ओके वेल, ठीक है। हार्ट फेलियर क्या था और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है बेटा? जल्दी से बताएं। उसके बाद हमने नेक्स्ट भी देखना है क्रोनिक एक्यूट हार्ट फेलियर क्या होता है, एक्यूट हार्ट फेलियर क्या होता है, क्रोनिक क्या होता है, फॉरवर्ड फेलियर क्या होता है, और 3 मैकेनिज्म्स इंपॉर्टेंट हैं जो हमने आज डिस्कस करने हैं। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। ओके ओके पहली कंडीशन ये होती है एटियोलॉजी की, अगर हम बात करते हैं तो इंट्रिंसिक पंप फेलियर होना शुरू हो जाता है। ये फैक्टर्स हैं और ये 3 फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट। ओके, हार्ट फेलियर, अरूज बेटा आपने कल मेरी क्लास नहीं ली थी मुझे लगता है
है ना। अगर आपने कल मेरी क्लास ली होती तो आपको हार्ट फेलियर और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का डिफरेंस का पता होता और आप हार्ट फेलियर को अच्छी तरह से डिफाइन कर सकती हैं। वेल, impaired cardiac function, unable to meet the metabolic needs of the tissue of the body. Okay, well सारा वेरी गुड, ठीक है। ओके वेल, आज हमने 3 फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करना है दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। वन फैक्टर इज कि इंट्रिंसिक पंप फेलियर हो गया है। अब ये हम कल भी डिस्कस कर रहे थे लेकिन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम हमने इसको लीव कर दिया था। आज अगेन ये डिस्कस करते हैं। पहली कंडीशन हमने डिस्कस की है कि इंट्रिंसिक पंप फेलियर। कल हमने सिंसीटीएम की बात की थी, एफिशिएंट पंप की बात की थी। व्हाट यू रिमेंबर, डिड यू रिमेंबर कि व्हाट इज सिंसीटीएम? ये सिंक्रोनाइजेशन, कोलैबोरेशन, ये वर्ड्स कल हमने यूज किए थे कि जो आपका हार्ट है ना, एक्ट एज ए सिंसीटीएम। सेम टाइम पे कंट्रक्शन हो रही होती है वेंट्रिकल की और सेम टाइम पे रिलैक्सेशन हो रही होती है। एटीरिया कंट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे होते हैं, ये वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं और एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं। एट्रिया की कंट्रैक्शन सेम टाइम पे हो रही होती है बोथ की और वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन सेम टाइम पे हो रही होती है, ठीक है। तो इस तरह अगर इनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन सेम टाइम पे हो रही है दैट इज नोन एज सिंसीटियम, ठीक है, कोलैबोरेशन। तो इसमें क्या है कि इंट्रिंसिक पंप फेलियर। पंप फेलियर का मतलब है कि दोनों सेम टाइम पे कंट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर रहे। वाइट भी देयर इज ए प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकता है? बेटा एट्रियस कंट्रैक्ट करते हैं दोनों सेम टाइम पे और वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं दोनों सेम टाइम पे। ये नहीं होता कि सेम टाइम पे एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों कंट्रैक्ट करेंगे। एट्रिया कंट्रैक्ट करेंगे, बोथ एट्रिया कंट्रैक्ट करेंगे और वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं, बोथ वेंट्रिकल रिलैक्स कंट्रैक्ट करते हैं तो एट्रिया रिलैक्स करते हैं। ऐसे होता है। ओके, तो पहली कंडीशन इंट्रिंसिक पंप फेलियर में हम ये कह रहे थे कि अगर पंप फेलियर हो गया, इधर वेंट्रिकल के अंदर प्रॉब्लम है, इधर एट्रिया के अंदर प्रॉब्लम है, तो दोनों के अंदर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन सिंसीटियम की नहीं है, कोलैबोरेटिव नहीं है। कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, लाइक एट्रिया और वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में पंप एफिशिएंसी नहीं है, तो उस वजह से इंट्रिंसिक पंप फेलियर होना शुरू हो जाएगा। Most common and most important cause of heart failure is a weakening of ventricle muscles due to disease, so that the heart fails to act as an efficient pump. अब अगर हम वेंट्रिकल्स की बात करते हैं तो आपको पता है आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट इज लेफ्ट वेंट्रिकल, does not pump properly but it should be heart failure. Okay, well, ठीक है सना। और हम बात कर रहे थे कि अगर आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट है दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल को ही कार्डियक आउटपुट मेंटेन करनी पड़ती है, लेफ्ट वेंट्रिकल को ही ब्लड प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है, लेफ्ट वेंट्रिकल को ही सिस्टेमिक सर्कुलेशन मेंटेन करनी पड़ती है। ओके, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर या वेंट्रिकल मसल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, या वेंट्रिकल मसल की कोई डिजीज हो जाएगी तो व्हाट यू से कि पंपिंग एक्शन ऑफ वेंट्रिकल विल बी रिड्यूस्ड। तो यू कैन से कि जो एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग ऑफ वेंट्रिकल है that will be decreased, that will be reduced, that will be impaired, and various disease which may culminate in the pump failure by the mechanism as और ये certain diseases होती हैं जिसकी वजह से इंट्रिंसिक पंप फेलियर होना शुरू हो जाता है। पहली कंडीशन इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, आईएचडी। मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि आईएचडी हो गई, इस्कीमिया की वजह से हार्ट के अंदर प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है। अब जब वेंट्रिकल्स के अंदर इस्कीमिया होएगा या हार्ट के अंदर इस्कीमिया हो जाएगा तो हो सकता है कोरोनरी सप्लाई इम्पेयर्ड हो गई है, हो सकता है कोरोनरी सर्कुलेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया है, हो सकता है टोटल ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होना शुरू हो गई है। तो उसकी वजह से जो मेटाबॉलिक डिमांड या नीड और डिमांड ऑफ द वेंट्रिकल्स या डिमांड और नीड ऑफ द हार्ट इज नॉट बीइंग फुलफिल्ड, देन अल्टीमेटली एक्सॉशन होना शुरू हो जाती है। वेंट्रिकल के मसल के अंदर या कार्डियक मसल्स के अंदर एक्सॉशन होना शुरू हो जाती है, फटीग होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो वेंट्रिकल है वो एफिशिएंटली ब्लड को पंप नहीं कर सकता। तो पहली कंडीशन इस्कीमिक हार्ट डिजीज हो सकती है, दूसरी मायोकार्डाइटिस हो सकता है, मायोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन हो गई है। अब ये मायोकार्डाइटिस या मायोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन सर्टेन फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई इन्फेक्शन रिलेटेड हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस लीड कर रही होती है, या जब जो फ्लूइड है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है वो डिक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से फ्रैक्शन प्रोड्यूस होती है, फ्रैक्शन भी मायोकार्डाइटिस काज कर रही होती है। सर्टेन अदर कंडीशंस हो सकती हैं
जिसकी वजह से मायोकार्डाइटिस हो गया। अगर मायोकार्डाइटिस हो गया तो अल्टीमेटली जो नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है वो नहीं होएगा इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो इसलिए पंप फेलियर होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कार्डियोमायोपैथीज हो सकती हैं डेफिनेटली, हार्ट के अंदर कोई और डिजीज़ हो गई है जिसकी वजह से कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम आ गई है, ये इंजेक्शन फ्रैक्शन रिड्यूस हो गई है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकती हैं, बेरबरी हो सकती है, लाइक माल न्यूट्रिशन होना शुरू हो गई है, माल न्यूट्रिशन पेशेंट है तो उसकी जो GIT के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो अल्टीमेटली वो जो न्यूट्रिएंट्स ले रहा है वो अब्सॉर्प्शन ही नहीं हो रही। इसके अलावा एटीरियल फिब्रिलेशन है, ये फ्लटर है। अगर एटीरियल फिब्रिलेशन होगी या फ्लटर होगी तो उसमें क्या होगा कि हार्ट के जो रिदम है वो नहीं मेंटेन हो पाएगा। रिदम मेंटेन नहीं होएगा तो अल्टीमेटली जो पंप है जो एफिशिएंटली ब्लड सर्कुलेशन में मूव होना है वो एफिशिएंटली सर्कुलेशन के अंदर मूव नहीं होगा। ये यू कैन से कि कार्डियक आउटपुट और ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं होगा। अगर ये चीज़ें मेंटेन नहीं होंगी तो आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन है वो फेलियर होना शुरू हो जाएगा। तो पीछे मसला क्या है कि आपका जो पंप है वो फेल होना शुरू हो जाता है। पंप फेलियर, इंट्रिंसिक पंप फेलियर के अंदर ये कंडीशंस हो सकती हैं जो कि अगेन हार्ट फेलियर को लीड कर रही होती है। तो पहली एटियोलॉजी के अंदर आपका इंट्रिंसिक पंप फेलियर है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर वर्क लोड ऑन द हार्ट इंक्रीज हो गया है। अभी ये सर्टेन कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से वर्कलोड इंक्रीज होता है। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जो स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ा रही होती है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कार्डियक आउटपुट को बढ़ा रही होती है। तो वर्कलोड का बढ़ना मतलब ये है कि हो सकता है वहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा हो गया या हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया जिसकी वजह से वो एफिशिएंटली ब्लड को मूव नहीं कर सकता, तो हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो गया है। लाइक हमने कहा था कि ब्लड प्रेशर एक ऐसी कंडीशन है, यह हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा होता है, LVH हो रहा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो रही होती है। अब अगर इंक्रीज वर्कलोड ऑन दी हार्ट है तो इंक्रीज मैकेनिकल लोड ऑन दी हार्ट रिजल्ट्स इन इंक्रीज मायोकार्डियल डिमांड रिजल्ट इन मायोकार्डियल फेलियर। अब जितना फोर्सफुली आपके हार्ट को ब्लड पंप करना पड़ेगा, जितना ब्लड ज़्यादा आएगा उतना फोर्सफुली हार्ट को ब्लड पंप करना पड़ेगा। तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि मायोकार्डियल फेलियर होना शुरू हो जाएगा क्योंकि मैकेनिकल लोड उसके ऊपर बढ़ रही है। मैकेनिकल लोड बढ़ेगा तो हार्ट की जो मायोकार्डियम है उन्होंने कंट्रैक्ट और रिलैक्स करना होता है। कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन उनको फोर्सफुली करनी पड़ेगी जिसके रिजल्ट में मायोकार्डियल डिमांड इंक्रीज हो जाती है। वंस देयर विल बी इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ मायोकार्डियम दैट मींस रिजल्टिंग इन मायोकार्डियल फेलियर। इसके अलावा अदर कंडीशन हो सकती हैं कि इंक्रीज लोड ऑन द हार्ट में फ्रॉम द प्रेशर लोड और वॉल्यूम ओवरलोड। अब दूसरी कंडीशन ये है कि हो सकता है कि वॉल्यूम लोड हो गई है, वॉल्यूम ओवरलोड हो गया है, हाइपरटेंशन की कंडीशन है, सर्कुलेशन के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो गया है, हाइपरवोलेमिया की कंडीशन है। जब हाइपरवोलेमिया की कंडीशन होगी तो अल्टीमेटली हार्ट को फोर्सफुली ब्लड को इजेक्ट करना पड़ेगा। ओके, इसके अलावा इंक्रीज प्रेशर लोड। अगर प्रेशर लोड इंक्रीज हुआ है मे अकर इन द फॉलोइंग स्टेट, जिनके अंदर सिस्टमिक और पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन हो सकती है। सिस्टम में प्रॉब्लम हो, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, या अल्टीमेटली दैट विल लीड टू पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन। इसके अलावा वेलुलर डिजीज हो सकती है और वेलुलर डिजीज के अंदर मेट्रल स्टेनोसिस हो सकती है, एओर्टिक स्टेनोसिस हो सकती है, पल्मोनरी स्टेनोसिस हो सकती है। ये कंडीशन हो सकती हैं जिस वजह से जो हार्ट है उसके ऊपर वर्कलोड इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। पहला हमने कहा कि पंप फेलियर होता है, दूसरी कंडीशन में हमने कहा कि वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा क्रोनिक लंग डिजीज हो सकती है जो कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन को लीड कर रही होती है। ये पल्मोनरी स्टेनोसिस ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन को और पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से वर्कलोड इंक्रीज होना शुरू हो जाता है हार्ट के ऊपर। दो कंडीशन पहली हमने इंट्रिंसिक पंप फेलियर की बात की है, दूसरी में हमने ये कहा है कि वर्कलोड ऑन द हार्ट इंक्रीज हो जाता है। थर्ड कंडीशन ओके, सेकंड कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन हमने वो कहा है वॉल्यूम ओवरलोड। अच्छा, वर्कलोड के अंदर इंक्रीज प्रेशर लोड और दूसरा वॉल्यूम ओवरलोड। और वॉल्यूम ओवरलोड अकर्स व्हेन द वेंट्रिकल इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट मोर देन नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड रिजल्टिंग इन कार्डियक फेलियर। अब नॉर्मली कार्डियक आउटपुट कितनी होती है? 5 लीटर पर मिनट होती है। और ये नॉर्मली कार्डियक आउटपुट एक नॉर्मल 70 kg आदमी जिसके अंदर 5 to 6 लीटर ब्लड होता है उसकी होती है। अगर वॉल्यूम ओवरलोड हो गया है तो अल्टीमेटली उसके रिजल्ट में आपके हार्ट को या आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा ब्लड इजेक्ट करना पड़ेगा।
क्योंकि वेनस रिटर्न में ज़्यादा ब्लड आना शुरू हो जाएगा ड्यू टू वॉल्यूम ओवरलोड। वॉल्यूम ओवरलोड होने की वजह से वेनस रिटर्न बढ़ेगी तो अल्टीमेटली स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर वॉल्यूम ओवरलोड है तो आपके वेंट्रिकल्स को फोर्सफुली ब्लड को इंजेक्ट करना पड़ेगा, जिस वजह से कार्डियक फेलियर होना शुरू हो जाएगा। कंडीशन लाइक वेलुलर इनसफिशिएंसी हो सकती है, सीवियर एनीमिया हो सकता है कि वॉल्यूम ओवरलोड है लेकिन ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकता है, एट्रियोवेनस शंटिंग हो सकती है एंड हाइपोक्सिया ड्यू टू लंग डिजीज। अगर ये सारी कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं तो उस वजह से वॉल्यूम ओवरलोड होना शुरू हो जाएगा। ओके, दो कंडीशन हमने डिस्कस की। पहला हमने इंट्रिंसिक फेलियर की बात की, इंट्रिंसिक पंप फेलियर है। दूसरा हमने कहा कि वॉल्यूम ओवरलोड हो जाता है। तीसरा इम्पेयर्ड फीलिंग ऑफ कार्डियक चैम्बर। अगर तीसरी कंडीशन है जिसमें अगर कार्डियक चैम्बर की प्रॉपर फीलिंग नहीं हो रही, लाइक डिक्रीज कार्डियक आउटपुट है, ये कार्डियक फेलियर में रिजल्ट्स फ्रॉम एक्स्ट्रा कार्डियक कॉजेस और डिफेक्ट्स इन द फीलिंग ऑफ द हार्ट। अब इम्पेयर्ड फीलिंग ऑफ कार्डियक चैम्बर का ये मतलब है कि जो हार्ट के चैम्बर्स हैं वो प्रॉपरली फिल नहीं हो रहे। अगर प्रॉपरली फिल नहीं होंगे तो अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट को मेंटेन नहीं कर सकेंगे। लाइक कार्डियक टैम्पोनेट हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, हीमोपेरिकार्डियम हो सकता है, ब्लड अकमुलेट हो जाना, या कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। ये ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से इम्पेयर्ड फीलिंग ऑफ कार्डियक चैम्बर्स होना शुरू हो जाती है। ओके टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर की हम बात करें तो हार्ट फेलियर में भी एक्यूट होता है, क्रोनिक होता है, राइट साइडेड होता है, लेफ्ट साइडेड होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड फेलियर होता है। ठीक है, तो एटियोलॉजी में हमने तीन चीज़ें डिस्कस की हैं, इंट्रिंसिक पंप फेलियर की, वॉल्यूम ओवरलोड की, एंड तीसरा इम्पॉर्टेंट कि चैम्बर्स अगर प्रॉपरली फिल नहीं हो रहे। ये तीन चीज़ें आप लोगों की फिंगर टिप पे होनी चाहिए। अगर फिंगर टिप पे होंगी तो मुश्किल नहीं होएगा। ओके, एक्यूट एंड क्रोनिक हार्ट फेलियर क्या होता है? डिपेंडिंग अपॉन वेदर द हार्ट फेलियर develops rapidly or slowly, it may be acute or chronic. Acute heart failure, sudden and rapid development of heart failure occurs in the following conditions, like large myocardial infarction है, मायोकार्डियल एमआई हो गया पेशेंट को। इसके अलावा वेल्वुलर रैप्चर होना शुरू हो गया है, कार्डियक टैम्पोनेट हो गया है, वैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एक्यूट वायरल मायोकार्डाइटिस हो गया है, ये इंस्टेड ऑफ दैट एक्यूट बैक्टीरियल टॉक्सीमिया हो गया है। ये सारी कंडीशन क्या करती है? एक्यूट हार्ट फेलियर काज करती हैं। आप एक्यूट हार्ट फेलियर की अगर कंडीशंस आ जाए, काजेज आ जाए जिसकी वजह से एक्यूट हार्ट फेलियर हो सकता है तो डेफिनेटली यू कैन राइट एज मायोकार्डियल इंफार्क्शन, कार्डियक टैम्पोनेट, valvular disease, pulmonary embolism, acute viral myocarditis, and acute bacterial toxemia. What happens in the acute heart failure? In the acute heart failure, there is a sudden reduction in the cardiac output, resulting in systemic hypotension, but edema does not occur. अब होगा कि acute heart failure के अंदर कि sudden reduction in the cardiac output होगी। जैसे ही कार्डियक आउटपुट रिडक्शन होगी तो उसके रिजल्ट में सिस्टेमिक हाइपोटेंशन होना शुरू हो जाएगी, बट एडिमा नहीं होगा। इंस्टेड स्टेट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक और सेरेब्रल हाइपोक्सिया डेवलप, और उसके रिजल्ट में कार्डियोजेनिक शॉक होना शुरू हो जाएगा एंड सेरेब्रल हाइपोक्सिया डेवलप हो सकता है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं होगी। अगर कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं होगी तो ब्रेन को सप्लाई जो रिक्वायर्ड अमाउंट में है वो नहीं मेंटेन होगी, अल्टीमेटली दैट विल लीड टू कार्डियोजेनिक शॉक और एक्यूट हार्ट फेलियर। ओके, दूसरी कंडीशन ये होती है कि क्रोनिक हार्ट फेलियर। क्रोनिक हार्ट फेलियर मोर ऑफन हार्ट फेलियर डेवलप्स स्लोली एज ऑब्जर्व्ड इन द फॉलोइंग स्टेट्स। अब ये सर्टेन कंडीशन है जिन कंडीशन में ना क्रोनिक हार्ट फेलियर होना शुरू हो जाता है। अब क्रोनिक हार्ट फेलियर मोर ऑफन हार्ट फेलियर डेवलप्स स्लोली एज ऑब्जर्व्ड इन द फॉलोइंग स्टेट। फॉर एग्जांपल, myocardial ischemia from atherosclerotic coronary artery disease। अब atherosclerotic coronary artery disease थी पेशेंट्स को, उसमें से पार्शियली ब्लड पास आउट हो रहा है लेकिन उसने myocardial ischemia काज कर दिया है स्लोली और प्रोग्रेसिवली।
दूसरी कंडीशन ये होती है मल्टीवेलुलर हार्ट डिसीज है, एक वॉल्व इन्वॉल्व नहीं है बल्कि मोस्टली मोर देन 2 वॉल्व्स इन्वॉल्व हो गए हैं। सिस्टम में आर्टीरियल हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। इसके अलावा क्रोनिक लंग डिजीज है, रिजल्टिंग इन हिपोक्सिया एंड पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन है। And progression of acute into chronic failure. In chronic heart failure, compensatory mechanisms like tachycardia होगा, cardiac dilatation होना शुरू हो जाएगी, एंड इम्पोर्टेंटली लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाएगी, ताकि जो कार्डियक आउटपुट है उसको मेंटेन किया जा सके। This often results in a well-maintained arterial pressure and this is accumulation of edema, और इसमें edema होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो क्रोनिक हार्ट फेलियर के अंदर क्या क्या काजेज हो सकती हैं? इस्कीमिया हो सकता है, मायोकार्डियल इस्कीमिया फ्रॉम आर्थरोस्क्लेरोटिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मल्टीवेलुलर डिजीज हो सकती है, सिस्टेमिक एचटीएन हो सकता है, क्रोनिक लंग डिजीज हो सकती है रिजल्टिंग इन हिपोक्सिया एंड पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन, या एक्यूट का क्रोनिक के अंदर प्रोग्रेस हो जाना। इन द क्रोनिक हार्ट फेलियर कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स लाइक टैकीकार्डिया होगा, इसके अलावा कार्डियक डायलिटेशन हो जाएगी या कार्डियक हाइपरट्रॉफी होगी, और ये क्या करते हैं? कार्डियक आउटपुट को मेंटेन कर रहे होते हैं कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स। एंड टिप्स ऑफन रिजल्ट्स इन वेल मेंटेन्ड आर्टीरियल प्रेशर, देयर इज अक्यूमुलेशन ऑफ एडिमा। अब क्रोनिक हार्ट फेलियर के अंदर एडिमा हो रहा होता है, लेकिन जो एक्यूट हार्ट फेलियर है उसके अंदर एडिमा नहीं होता। ओके, इसके अलावा लेफ्ट साइडेड वर्सेस राइट साइडेड फेलियर होता है। Although heart is in organ eventually faced as a whole, but functionally the left and right heart act as a independent units। इस तरह हम बात कर रहे थे कि दोनों एट्रिया सेम टाइम पे कंट्रैक्ट करते हैं और दोनों वेंट्रिकल सेम टाइम पे कंट्रैक्ट करते हैं या रिलैक्स कर रहे होते हैं। From clinical point of view, therefore, it is helpful to consider failure of left and right heart separately. The clinical manifestation of heart failure results from accumulation of excess fluid upstream to the left or right cardiac chamber, which is initially affected. Left-sided heart failure में क्या होगा कि it is initiated by stress to the left heart है, लेफ्ट हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है। मेजर काजेस क्या हो सकती हैं? लाइक सिस्टेमिक हाइपरटेंशन है, मिट्रल और एओर्टिक वाल्व डिजीज है, ये स्टेनोसिस है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, मायोकार्डियल डिजीज है, ये कार्डियोमायोपैथीज है, मायोकार्डाइटिस है, इंस्टेड ऑफ दैट रिस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस है। But the clinical manifestation of left-sided heart failure results from decreased left ventricle output and hence there is a accumulation of fluid upstream in the lungs। अब इसमें क्या होगा कि लेफ्ट साइड जैसे ही फेलियर होएगा तो उसकी वजह से लंग्स के अंदर फ्लूइड अकमुलेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी की वजह से कार्डियक आउटपुट रिड्यूस हो चुकी होती है और फ्लूइड लंग्स के अंदर अकमुलेट हो जाएगा, और लंग्स के अंदर अकमुलेट होएगा तो उस कंडीशन को पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी कह सकते हैं। Okay, accordingly, the major pathological changes are as under pulmonary congestion होगी, edema होगा, causes dyspnea and orthopnea। Okay, instead of that, decrease left ventricle output causing hypoperfusion and oxygenation of tissue, but in the kidney causing ischemic acute tubular necrosis, in brain causing hypoxic encephalopathy, and in the skeletal muscle causing muscular weakness and fatigue। Okay, अब अगर लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर है तो उसके रिजल्ट में क्या होगा? पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या आएंगी? पल्मोनरी कंजेशन होना शुरू हो जाएगी एंड इंस्टेड ऑफ दैट एडिमा होगा, पल्मोनरी कंजेशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन या एडिमा, जिसकी वजह से डिस्पनिया और ऑर्थोपनिया होना शुरू हो जाएगा।
और जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कार्डिक आउटपुट या लेफ्ट वेंट्रिकल आउटपुट डिक्रीज होएगी तो उसके रिजल्ट में हाइपोपर्फियन होना शुरू हो जाएगी। हाइपोपर्फियन क्या है कि ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यू विल बी रिड्यूस्ड, नीड और डिमांड फुलफिल नहीं होगी। इसके अलावा ब्लड सप्लाई टूवर्ड्स किडनी रिड्यूस हो जाएगी। अगर किडनी की तरफ ब्लड सप्लाई रिड्यूस होती है तो अल्टीमेटली एटीएन होना शुरू हो जाएगा, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगा, एंड दैट इज ड्यू टू इस्कीमिक एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। लीवर फेलियर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस वन इज इस्कीमिया की वजह से हो रही होती है, दूसरी नेफ्रोटॉक्सिसिटी की वजह से हो रही होती है। और यहाँ पे क्या था कि इस्कीमिया हो रहा है, हाइपोपर्फियन हो रही है। हाइपोपर्फियन होएगी, इस्कीमिया होएगा, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होएगी तो इस्कीमिया की वजह से ट्यूबुलर नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि जब ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स ब्रेन रिड्यूस हो जाएगी तो वहाँ पे हाइपोक्सिक एन्सेफलोपैथी होनी शुरू हो जाएगी और स्केलेटल मसल के अंदर वीकनेस और फटीग होएगी, लैक्टिक एसिडोसिस होना शुरू हो जाएगी, लैक्टिक एसिड अकमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से फटीग होना शुरू हो जाएगी पेशेंट्स को। ओके, अगर हम राइट साइडेड की फेल करते हैं, राइट साइडेड हार्ट फेलियर की बात करते हैं तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या होता है कि मोस्ट ऑफनली द कंसिक्वेंसेस आर एज the conditions or some conditions affect the right ventricle primary producing right-sided heart failure. Following are the conditions like consequences of left ventricle failure. अगर left ventricle failure है तो ultimately that will lead to right-sided heart failure as well. Core pulmonale है in which right heart failure occurs due to intrinsic lung disease. अगर intrinsic lung disease है right-sided heart failure की वजह से तो core pulmonale है। ओके बेटा, इस्कीमिया कैसे कर सकता है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर को? वेल बेटा, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई चाहिए होती है कोरोनरी सर्कुलेशन के थ्रू, पूरे हार्ट को ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, कोरोनरी सर्कुलेशन उसको मेंटेन कर रही होती है सारा। अगर कोरोनरी सर्कुलेशन ब्लॉक हो गई है, ये कोरोनरी सर्कुलेशन के अंदर कोई एम्बोलाई या थ्रोम्बाई फॉर्मेशन हो जाएगी तो इस्कीमिया हो जाएगा बेटा। और सबसे ज़्यादा पावरफुल आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन या फोर्सफुली कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करनी पड़ती है। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल के मसल्स हैं उनके अंदर सबसे पहले एग्जॉशन होना शुरू हो जाएगी, वो प्रॉपरली कंट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करेंगे। ये यू कैन से कि लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी के साथ साथ लेफ्ट वेंट्रिकल के मसल्स की फटीग हो जाती है, और जैसे ही फटीग होएगी तो पंप फेलियर होना शुरू हो जाएगा। पंप फेलियर होएगा तो अल्टीमेटली लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हम उसको डिजिग्नेट कर सकते हैं। इसलिए जो पीछे से ब्लड राइट साइड से आ रहा होगा या लंग से आ रहा होगा वो प्रॉपरली पंप नहीं होएगा। अगर पंप नहीं होएगा तो वो लंग्स के अंदर अकमुलेट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए पल्मोनरी कंजेशन काज करवा रहा होता है, लंग कंजेशन काज करवा रहा होता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन काज करवा रहा होता है। गॉट इट? ओके, राइट साइड की बात कर रहे थे। दीज आर फॉलोइंग कंडीशंस जिसके अंदर एज द कंसिक्वेंसेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर कोर पल्मोनल हो सकता है, इंस्टेड ऑफ दैट पल्मोनरी और ट्राइकस्पिड वेलुलर डिजीज हो सकती है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन सेकेंडरी टू पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है प्रॉब्लम, या मायोकार्डियल डिजीज हो सकती है। अब मायोकार्डियल डिजीज मोस्टली राइट हार्ट फेलियर को राइट को साइड को इफेक्ट कर रही होती है। इसके अलावा congenital heart disease with left to right shunting of left sided heart failure, या कोई congenital heart problem हो सकता है जिसमें left to right shunting हुई है left sided heart failure की वजह से, या left sided heart failure shunting cause करवा रहा है right side की, तो ultimately that will lead to right sided heart failure। इसके अलावा कोई भी कॉज हो सकती है, लेकिन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ राइट हार्ट फेलियर और अपस्ट्रीम ऑफ राइट हार्ट सच एज सिस्टेमिक ड्यू टू केवल ब्लड एंड पोर्टल वेनस कंजेशन एंड रिड्यूस कार्डिक आउटपुट होना शुरू हो जाएगी। पैथोफिजियोलॉजिकल अगर चेंजेस की हम बात करते हैं तो सिस्टेमिक वेनस कंजेशन, ये एक आगे डायग्राम है, उसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे होएगा। सिस्टेमिक वेनस कंजेशन इन डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स होना शुरू हो जाएगी।
सबक्यूटेनियस एडीमा ऑन द डिपेंडेंट पार्ट्स होएगा, पैसिव कंजेशन ऑफ लीवर होना शुरू हो जाएगी, स्प्लीन की होएगी और किडनी की होना शुरू हो जाएगी, और असाइटीज होएगी, हेड और थोरैक्स डेवलप होना शुरू हो जाएगा, लेग वेन के अंदर टीवीटी होना शुरू हो जाएगी या कंजेशन ऑफ लेग वेन और नेक पेन होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा कार्डिक आउटपुट रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से सर्कुलेटरी स्टिग्नेशन होएगी, जिसकी वजह से एनोक्सिया होना शुरू हो जाएगा, साइनोसिस और कोल्डनेस ऑफ दी एक्सट्रीमिटीज होना शुरू हो जाती है। ये सर्टेन उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं। और in summary, the early stage of left heart failure manifests with the features of the pulmonary condition and decreased left ventricle output, while the right heart failure presents with the systemic venous congestion and involvement of the liver and the spleen. Congestive heart failure, however, combines the feature of both right and left heart failure. ये एक डायग्राम है जिसके अंदर बेटा राइट साइडेड हार्ट फेलियर और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। ये चीज़ें एक स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर है। अगर आप इसको देखें 2 मिनट के लिए, इतनी देर में मैं आपके अटेंडेंस देख लेता हूँ कौन कौन प्रेजेंट है, और आप इस डायग्राम को देखें, उसके बाद इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड फेलियर डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें ये राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर को देखना है।
ओके, राइट साइडेड और हार्ट फेलियर को और लेफ्ट साइडेड के में अंदर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि पल्मोनरी कंजेशन और एडीमा कैसे हो रहा होता है, ये सिस्टेमिक वेनस कंजेशन और पेरिफेरल एडीमा किन कंडीशन में हो रहा होता है। ठीक है, पहले ले लेते हैं आप लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर। अब ये कंपनसेटरी कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं जो एक्टिवेट हो जाती हैं, लेकिन अगर हम कंपनसेटरी मैकेनिज्म से पहले बात करते हैं, कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म कौन कौन से एक्टिवेट हो जाती हैं। तो पहले राइट साइडेड हार्ट फेलियर की अगर देखते हैं तो मिनट 1 मिनट अजान हो रही है, अजान के बाद सिर्फ 2 मिनट के बाद कॉल करते हैं। ओके, राइट साइडेड हार्ट फेलियर की डिफरेंट काजेज हैं जो आप लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें लेफ्ट हार्ट फेलियर हो सकता है, राइट हार्ट फेलियर को एक काज है। सेकेंडली कोर पल्मोनल हो सकता है, राइट साइडेड वेल्वुलर डिजीज हो सकती हैं, राइट साइडेड मायोकार्डियल डिजीजेज हो सकते हैं, या पल्मोनरी एचडीएन हो सकता है। अब ये सारी कंडीशंस क्या करती हैं, पहली कंडीशन तो ये है कि ये बैकवर्ड फेलियर भी कॉज करवा रही होती है। दूसरा, जैसे ही रेसिडुअल ब्लड इन द लेफ्ट वेंट्रिकल जो कि लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से आएगा तो लेफ्ट एर्टिरियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ओवरलोड होना शुरू हो जाएगा।
अब लेफ्ट आर्टीरियल प्रेशर या वॉल्यूम ओवरलोड लीड करता है पल्मोनरी वेनस सर्कुलेशन के अंदर जो प्रेशर होता है उसको। पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी, पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और जैसे ही राइट वेंट्रिकल के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा तो जो ब्लड था वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर आएगा, सिस्टेमिक वेनस कंडीशन होना शुरू हो जाएगी और पेरिफेरल एडिमा हो जाता है। अगर आप देखते हैं राइट साइड लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के अंदर तो कास्ट इस्कीमिक हार्ट डिजीज हो सकती है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, वेलुलर हार्ट डिजीज हो सकती हैं, ये रिस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। अब लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के अंदर देखिएगा कि कार्डिक आउटपुट कम हो रही है। जब जैसे ही कार्डिक आउटपुट कम होएगी तो ब्लड तो पीछे राइट साइड की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट आर्टीरियल प्रेशर और वॉल्यूम ओवरलोड करता है, लेकिन यहाँ पे कार्डिक आउटपुट ये फॉरवर्ड फेलियर की हम बात करते हैं तो कार्डिक आउटपुट रिड्यूस हो जाएगी। जैसे ही कार्डिक आउटपुट रिड्यूस होती है तो दैट विल लीड टू टिश्यू अनॉक्सिया, और हमने कहा था कि रीनल परफ्यूजन कम होना शुरू हो जाएगी, सेरिब्रल हाइपोक्सिया होना शुरू हो जाएगा, ये सेरिब्रल इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि सोडियम और वाटर रिटेन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो जैसे रीनल परफ्यूजन डिक्रीज होगी तो एल्डोस्टेरोन सिस्टम की एक्टिवेशन होना शुरू हो जाएगी, ये रास सिस्टम की एक्टिवेशन हो जाती है, और रास सिस्टम क्या करता है सोडियम और वाटर को रिटेन करता है। जैसे सोडियम और वाटर रिटेन होगा तो दैट विल लीड टू इंक्रीज सिस्टेमिक प्रेशर पड़ेगा, पल्मोनरी कंजेशन होना शुरू हो जाएगी और एडिमा हो जाता है। गॉट इट? ये था कि लेफ्ट हार्ट फेलियर और राइट हार्ट फेलियर के अंदर क्या क्या इशू हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई भी क्वेरी हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। और बाकी आप लोगों ने टेस्ट का डिसाइड करके अभी फाइनल नहीं किया कि किस चैप्टर का आप लोगों ने टेस्ट देना है, वो फाइनल करके बता दीजिएगा कि आप लोग कमिंग वीक के अंदर ट्यूसडे को किस चैप्टर का टेस्ट दे रहे हैं। नफीसा सेड के एनोक्सिया क्या है बेटा? हाइपोक्सिया क्या होता है पता है? अब ये जब सवेयर हो जाता है ना तो बंदे के अंदर इरिटेबिलिटी होना शुरू हो जाती है, एनोक्सिया अनोइंग कंडीशन हो जाती है ड्यू टू सवेयर हाइपोक्सिया। और डेफिनेटली यू कैन से कि सवेयर हाइपोक्सिया इज अनॉक्सिया, लेकिन सवेयर जब अनॉक्सिया हो जाता है या हाइपोक्सिया होता है तो हाइपोक्सिक अनॉक्सिक इंजरी होना शुरू हो जाती है। ओके और टेस्ट बेटा डिसाइड करके बता दीजिएगा। पेपर आफ्टर 2 मंथ इंशाल्लाह सस्पेक्टेड है कि डेट शीट आ जाए। ये तो
पढ़ेंगे तो डर नहीं लगेगा ना, पढ़ते तो हैं आप लोग। टू मंथ आफ्टर 2 months। चलिए ओके, सी यू इंशाल्लाह ऑन ट्यूसडे। और मैं अभी ग्रुप में बता देता हूँ कि फिर किस चैप्टर का आप लोगों से टेस्ट लेना है।